हेलो एवरीवन, स्वागत है आज क्लास नंबर 42। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हम पढ़ रहे थे और हम ये जान रहे थे इसके अंदर कौन कौन से हमारे एक्सपेंस अलाउ है या डिसअलाउ है। उसी को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई थी पहले वाली क्लास। उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसमें आज में पेमेंट ले रहे हैं कि एक प्रोविजन लेकर आए हैं ताकि आपका जो ट्रांजेक्शन हो वो डिजिटल पेमेंट के ऊपर हो, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोविजन लेकर आए हैं कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट पर पर्सन पर डे से अधिक है। मतलब किसी भी एक व्यक्ति को, मिस्टर श्याम है, मिस्टर श्याम को आपने आज 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट किया, 10,000 तक तो अलाउ है, 10,000 ज़्यादा, 10,001 रुपये भी पेमेंट आपने यदि कैश में किया है या ऐसे चेक से किया है जो कैश पेबल है, मतलब बियरर चेक है, तो उस केस के अंदर वो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। 100% वो अमाउंट है वो डिसअलाउ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर प्रोविजंस क्या बताया गया है कि 10,000 रुपये की अमाउंट होनी चाहिए पर पर्सन। एक पर्सन के लिए व्यक्ति की लिमिट है। जैसे श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन सब भाई है, तीनों भाई हैं, लेकिन तीनों को मिला 4,000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया, तो 4,000 रुपये आपको लाऊंगे, टोटल में 12,000 बन रहे हो, क्योंकि पर पर्सन पर डे की बात करिए। इसी प्रकार की यदि राम की बात की जाए, राम को आपने एक दिन में पेमेंट किया था 8,000 रुपये, अगले दिन पेमेंट किए आपने 9,000 रुपये, टोटल अमाउंट हो गई 17,000 रुपये। तो ये अलाउ हो जाएंगे क्योंकि आपने नेक्स्ट डे किया है, सेम डे में नहीं किया आपने। 8,000 20 दिन में अलाउ हो जाएंगे, 9,000 20 दिन लगा, चाहे व्यक्ति एक ही है, तो इसको आप आगे भी से हर दिन आप पेमेंट कर सकते हो, अलाउ हो जाएगा। लेकिन आपको पर डे पर पर्सन होना चाहिए, आपकी लिमिट इस प्रकार बताएगी, ये 10,000 की जो लिमिट है। अब इसमें ये बताया गया है कि इसमें कौन कौन चीज़ शामिल है। देखो, यदि आपने पेमेंट किया है कैश में कर दिया तो भी डिसअलाउ हो जाएगा। बियरर चेक, वाहक चेक होता है ना, जिसको मतलब आप कोई भी किसी को देकर दे देंगे और कोई भी उससे पैसे निकाल सकता है, वो भी अलाउ है। कोई बियरर डीडी हो, जिसको कोई भी जैसे गिर गई तो कोई भी उससे बैंक ले जाएगा और कोई भी उससे ना कैश डिस्काउंट करा लेगा और उससे नगद मिल जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे पता नहीं चल रहा है कि लेने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है, हमें नहीं पता था किसके खाते में क्रेडिट होगा, कौन इसका बेनिफिट ले रहा है, तो वो आपके लिए 100% डिसअलाउ हो जाएगी। इसके बाद आता है क्या अलावा ये यदि अकाउंट पे ही चेक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, या अकाउंट पे ही डीडी है, जैसा डीडी आपने बनाया है जो किसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ही कैश होएगा, तो आपको मतलब, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है जो आपने डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा, सारी सारी चीज़ें क्या है आपको अलाउ हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर हम उस व्यक्ति जो रिसीवर है व्यक्ति उसको ढूंढ सकते हैं, तो हम ब्लैक मनी को खत्म करना चाहते हैं, इस कारण ये प्रोविजन लेकर आए हैं। एग्जाम बताया गया यहाँ पर 8,000 9,000 पे टू राजेश है, जो नॉर्ज ने वही राजेश को पेमेंट किया 9 जनवरी को, तो 2 अलग अलग दिन पेमेंट किया, टोटल 17,000 पेमेंट हो गया, तो ये अलाउ हो जाएगा। बट अलाउ क्यों जाएगा, क्योंकि मैं अलग अलग दिन पेमेंट किया है। अब यही चीज़ बात आती है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी को हमने गाड़ी भाड़े के लिए चार्ज किया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी है या ऐसा ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस में लगा हुआ है, उसको हमने गाड़ी भाड़े फ्लाइट के लिए हमने चार्ज किया ऐसा पेमेंट, तो ये लिमिट 10,000 की अपेक्षा कितनी हो जाती है, 35,000 हो जाएगी। तो उस केस के अंदर ये लिमिट 35,000 है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर रेवेन्यू के पास में पूरी फैसिलिटी हुई सही और सब कुछ इतना जल्दी अलाउ हो जाए वहाँ पर, तो इस केस के अंदर आप उनको बेनिफिट, ये छूट दी है यहाँ पर कि आप 10,000 की जगह 35,000 तक नगद ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप भी पेमेंट कर सकते हो और आपको भी अलाउ हो जाएगा। यदि आप कोई से बिजनेस करते हो लेकिन आपने ट्रांसपोर्ट के लिए आपने पेमेंट किया है तो 35,000 रुपये लिमिट हो जाएगी वो चीज़। कुछ वे वो एक्सपेंस तभी अलाउ होंगे जब उनका पेमेंट ITR की लास्ट डेट से पहले कर दिया हो, अर्थात नगद आधार पर अलाउ होंगे, न कि एक्रूवल देता के आधार पर, मतलब कैश पेमेंट के आधार पर। देखिए यहाँ पर क्या बात की गई, नगद से मतलब नोट में पेमेंट की बात नहीं है, मतलब कैश पेमेंट मेथड से बात है यहाँ पर कि आपने एक्रूवल बेसिस में नहीं होगा ये अलाउ। देखिए क्या बात की गई है यहाँ पर कि कुछ वे ऐसे बात की गई है, कुछ वे की जो आपको अलाउ तभी होगी जब उनका पेमेंट ITR लास्ट डेट से, मतलब जैसे आज का पेमेंट बनता है, जैसे इस जो ईयर चल रहा है 19-20 चल रहा है आपका, 19-20 ईयर का पेमेंट 19-20 में कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो ITR की लास्ट डेट है, जैसे मान लीजिए ITR की लास्ट डेट 30 सितंबर आ रही है, तो 30/9/20 तक आपको पेमेंट कर देना चाहिए। यदि वो पेमेंट आप नहीं करते हो, फिर भी यदि आपने वो पेमेंट फिर भी नहीं किया है आपको, तो वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि वो 19-20 का पेमेंट बनता है, मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मुझसे ना एक्रूवल बेस के ऊपर शो नहीं कर सकते, उससे केवल पेमेंट मेथड के ऊपर ही शो कर सकते हैं हम, केवल नगद पे जो कैश पेमेंट मेथड होगा उसी पर हम उसे दिखा सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ है वो, जैसे आपका प्रोडक्शन टैक्स है, कस्टम टैक्स है, GST टैक्स है, अदर इनडायरेक्ट टैक्स है। ये अब ऐसा इसलिए नियम किया गया है क्योंकि ये भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हैं, तो उन सब डिपार्टमेंट्स को टाइम पे पैसा मिल जाना चाहिए। इस कारण ये प्रोविजन किया गया कि आपको GST का पेमेंट करें और मान लो आप GST को एक्सपेंस के रूप में शो करना चाहते हो, तो उसका पेमेंट उसी ईयर में कर देना चाहिए। लास्ट है ITR की जो लास्ट डेट है उससे पहले कर देना चाहिए आपको। यदि आप पेमेंट नहीं करते हो, चाहे भले उस ईयर से संबंधित हो, उसका फिर बेनिफिट आपको नहीं मिला होगा। पेमेंट टू रेलवे, ऐसे रेलवे डिपार्टमेंट बेनिफिट देने के लिए ऐसा किया गया है। ऐसे ये लिस्टेड बैंक या बैंकिंग कंपनी वाले जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक से, जिन पे इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो भी आपको तुरंत तुरंत करना पड़ेगा। और बात की जा रही है एम्प्लॉइज़ को, क्या कभी कभी कंपनी में फर्जीवाड़ा किया था बढ़ाई। इसमें क्या था, कंपनी को बोनस और कमीशन देने के नाम से उन्होंने P&L अकाउंट के अंदर आपको एक्सपेंस के रूप में अमाउंट, बड़ी सारी अमाउंट खड़ी कर दी कि हमारे एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कि हम इनको ये दे रहे हैं। बट हुआ क्या कि इन्होंने ये बोनस और कमीशन दिया ही नहीं,
कई सालों तक नहीं दिया और कर्मचारी को लटकाया रहेगा कि हम दे देंगे और बाद में दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरह का बोनस कमीशन भी खर्चे के रूप में तभी अलाउ होगा जब आपने एम्प्लॉय को दे दिया हो। ऐसे ही एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, नियोक्ता का जो अंशदान है आरपीएफ में, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है आरपीएफ और सुपर एनुएशन, इसकी मैक्सिमम लिमिट 27% ऑफ सैलरी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना डीपली हमें नहीं पूछता है वो, तो हम ज़्यादा याद नहीं करेंगे इसे। ऐसे ही ये एम्प्लॉयर का जो नोटिफाइड पेंशन है उसमें 10% सैलरी का और अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड के अंदर। तो इस तरह का जो पेमेंट करते हैं वो आपको उसी ईयर में कर देना चाहिए। यदि आप नहीं करते हो ज़्यादा तो आईटीआर की जो लास्ट डेट है तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो अलाउ नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि इस ईयर का संबंधित है तो मैं इस ईयर खर्चे में शो कर दूँ। बाकी सारे खर्चे ना एक्रूअल बेस पर अलाउ हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने माल खरीदा, पेमेंट नहीं किया हो, लेकिन आप खर्चे के रूप में अलाउ हो जाएंगे। सैलरी है वो चाहे आपने पेमेंट की नहीं की, लेकिन अलाउ हो जाएगी। यहाँ बात की बोनस और कमीशन की, सैलरी की बात नहीं करी है। अब बात करते हैं यहाँ पर पेमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड रेमुनरेशन ऑफ ट्रस्ट। तो देखो पहली बात होता है, यहाँ पर जो मोटे मोटे प्रोविजंस थे वो मेरे कंप्लीट हो गए। आप 10 बुक अलग अलग पढ़ोगे तो वहाँ 10 बुक में अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन हमें इतना डीप स्टडी नहीं करना है क्योंकि इसमें ही मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सेस लिया है पहले ऑलरेडी, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो हम कन्फ्यूज जाएंगे कि हमें क्या याद रखें क्या भूल जाएं, और जितना ज़्यादा डाटा होगा हमारे पास उतना ज़्यादा हम कम याद रख पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अच्छा डाटा, कम डाटा हो और अच्छा डाटा हो, तो वो मैंने यहाँ पूरा कवर कर लिया है। अब बात करती है, एक पॉइंट आता है कि पेमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर लोन एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। तो पार्टनर्स साझेदारी फर्म की बात की जा रही है, सेक्शन 40B के अंदर अलाउ किया गया है। 40B के अंदर बताया गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों अलाउ है, पहली बात तो ये, और रेमुनरेशन भी अलाउ है। तब ये कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है इसकी बात करी गई है। इसकी देखिए क्या बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों ही अलाउ है, पहली बात तो ठीक है, दोनों ही अलाउ है। अब कब कब अलाउ है, लेकिन पहली शर्त कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और पार्टनरशिप डीड में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है। आप ये क्या बात की जा रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रोविजन सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड हो और उसके अंदर ऐसा प्रोविजन हो। फिर आगे बताया गया कि इसकी क्या रेट रहेगी, तो इसकी मैक्सिमम रेट रह सकती है 12%। क्लियर डीड के अंदर मान लो इससे भी कम रेट का प्रोविजन है ना, तो फिर कम ही अलाउ होगी। जैसे आपने पार्टनरशिप में डेट में लिखा था कि 7% ही रहेगी पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन 10% रहेगा, तो 7 और 10% का बेनिफिट मिलेगा फिर आपको एक्सपेंस के रूप में। फिर आप ये बोलो कि नहीं हम एक्सपेंस के रूप में 12% शो कर दें, तो वो आपको अलाउ नहीं होगी, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगी। तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि पार्टनरशिप डीड हो, उसके अंदर प्रोविजन हो, मैक्सिमम रेट हो 12% होगी। यदि पार्टनरशिप डीड में कम की रेट का प्रोविजन है तो फिर आपको कम ही अमाउंट अलाउ होगी। तो ये तो बात होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों के लिए सेम प्रोविजन है। जो वर्ड्स में यहाँ यूज में नहीं ले रहा हूँ तो उनके ऊपर मतलब कोई प्रोविजन नहीं है, उनके ऊपर 100% डिसअलाउ है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो मैंने ये वर्ड काम में लिया ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होती, ना डिसअलाउ है, मतलब ना लेना ना देना, सब डिसअलाउ है इसके ऊपर। तो यहाँ पर जैसे एडवांस की बात करी जा रही है, लोन एंड एडवांस बात एक ही कर ली जाती है, उसको तो आप लोन में काउंट कर लोगे तो उनके ऊपर तो अलाउ हो जाएगा आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन इसकी बात की जाएगी। पार्टनर ने यदि कोई लोन दिया है, पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम रेट हो सकती है 12%, ठीक है ना। मैक्सिमम रेट 12% नहीं है, मैक्सिमम रेट है 12%। यदि आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि मैक्सिमम रेट 12% और एक पे लिखा हुआ रेट 12%, तो आप लगाएंगे मैक्सिमम रेट 12% पर, ठीक है। पार्टनर्स रिम्यूनरेशन की बात की जा रही है, तो पार्टनर्स को जो पारिश्रमिक उसकी बात की जाए तो सही बात है, पार्टनर जब काम करें तो मिलेगा, इससे उसे मिलेगा, ठीक है। क्या क्या प्रोविजन हो गया, वही पार्टनरशिप डीड हो, डीड के अंदर रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक देने का प्रोविजन हो। और एक चीज़ और ऊपर, पहले मैक्सिमम लिमिट के बाद में बताऊंगा, पहले ऊपर लिखा है पार्टनर सक्रिय एक्टिव हो। ऐसा ऐसा लेने वाला जो पार्टनर है ना वो एक्टिव पार्टनर होना चाहिए, सुषुप्त तो नहीं होना चाहिए, मतलब कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, साइड में दूसरा बिजनेस कर रहा है तो एक्टिव नहीं है। जो फुली एक्टिव ना वास्तव में जो फर्म के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को यदि आप पेमेंट करते हो, जो फुली एक्टिव पर्सन है, फुली एक्टिव पार्टनर है, उन व्यक्तियों को यदि आप पेमेंट करते हो अलाउ होगा। कौन कौन सी कंडीशन, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो रिम्यूनरेशन देने का, और वो एक्टिव पार्टनर हो, और उसकी मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। मैक्सिमम लिमिट बताया कि दो कैटेगरी में बताया, प्रॉफिट होने पर या लॉस होने पर। तो पहली बात की लॉस होने पर, यदि लॉस हो गई है तो आपको मैक्सिमम है वो 1.5 लाख की मिलेगी, ठीक है। इससे कम कब मिल सकती है, यदि पार्टनरशिप डेट में प्रोविजन ही नहीं है तो नहीं मिलेगा, या उसमें कम का प्रोविजन, उसमें 1 लाख का प्रोविजन है तो फिर 1 लाख ही मिलेगा, उसमें प्रोविजन 90,000 मिलेगा। लेकिन उसमें प्रोविजन 2 लाख का है तो भी 1.5 लाख ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है ये। लॉस होने पर मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपये। ऐसे ही प्रॉफिट होने पर, तो प्रॉफिट होने पर ये बोला कि स्टार्टिंग के जो 3 लाख के जो आपके प्रॉफिट होते हो तो उसका तो हम 90% देंगे, ठीक है ना।
और बाद के जो प्रॉफिट होते हैं 3,10,000 भी हैं, तो 10 रुपये का तो 60% करोगे और 3 लाख का 90% करोगे। इस तरह से होगा ये, ठीक है। वापस से मैं दिखा देता हूँ क्या है। मैक्सिमम लिमिट की बात की जा रही है यहाँ पर कि लॉस होने पर आप क्या दोगे, 1.5 लाख दोगे, ठीक है। प्रॉफिट होने पर स्टार्टिंग जो प्रॉफिट है 3 लाख है, वहाँ तक तो 90% दोगे प्रॉफिट का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 9,27 2,7 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। तो और शेष जो बैलेंस है वो प्रॉफिट है, जैसे मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहे हैं 4 लाख, तो 3 लाख का तो 90% होगा, बाकी जो 1 लाख बच रहा है उसका 60% आप निकालेंगे। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, वही आपको अलाउ हो जाएगा, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट खिलाएगा आपका। यहाँ 1.5 लाख मिनिमम लिखा है, जिससे मान लीजिए आप बताइए, मान लीजिए प्रॉफिट आपको 1 लाख ही हो रहा है केवल, तो 1 लाख का प्रॉफिट आप 90% निकालोगे तो कितना आया, तो आपका प्रॉफिट कितना आया, 90,000 ही आया। तो आपको पहले ही बता दिया था आपको जब लॉस होने पर ही 1.5 लाख मिलेगा, तो यहाँ पर भी 1.5 लाख तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा ना मैक्सिमम लिमिट, मतलब 1.5 लाख तो कम से कम मिलेगा 1.5 लाख प्लस 90% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। ये बात हुई कि यहाँ लॉस होने पर, यहाँ बात की जा रही है प्रॉफिट होने पर। तो प्रॉफिट होने पर भी यदि आपका जो कैलकुलेशन कर रहे हो 90% कर रहे हो और वो 1.5 लाख से कमा रही हो, 1.5 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तो लॉस होने पर ही मिल रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट होने तो मिलेगा ही मिलेगा। और बैलेंस 3 लाख से ज़्यादा के प्रॉफिट हो रहे हैं तो उनके ऊपर 60% और नॉर्मली आपको 90% यहाँ पर कैलकुलेशन करना था। पार्टनरशिप डीड में यदि इससे कम का प्रोविजन है तो फिर वही अलाउ होगा, फिर आप ज़्यादा रेट नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बात करी है यहाँ पर 10,000 वाली बात करी थी, 10,000 लिमिट 35,000 हो सकती है, क्यों ऐसा प्रोविजन लगा, ये भी हमने समझा। इसके बाद में फिर हमने बात करी पार्टनर्स जो बात की जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेमुनेशन। तो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बने हुए, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बने हुए, तो आगे भी बनने की संभावना रहती है। 40B के अंदर बताया गया, तो हम इसका सेक्शन भी ध्यान रखेंगे इसका। अब स्पष्टतः अस्वीकृत वे, कुछ वे हैं जिनके बारे में बात की जा रही है कि भाई ये तो हमें क्लियरली डिसअलाउ है, एक्सपेरेंसली डिसअलाउ एक्सपेंस। तो ऐसे एक्सपेंस जो एक्सपेंसली डिसअलाउ हैं, जो स्पष्ट तो आपको मना कर दिया गया है कि इसका पेमेंट तो आपको मिलेगा ही नहीं। अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप ये जानना चाह रहे हो कि कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, उसके अंदर हम बात करते हैं। पहला देखिए, थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ, थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर समझाऊंगा। कुल कर योग्य आय जो टोटल टैक्सेबल इनकम में सम्मिलित न होने वाली आय के संबंध किए गए हुए, मतलब जैसे क्या हुआ कि आपने ऐसी इनकम जनरेट, आपने इनकम लिखी, तो इनकम ए हुई, इनकम बी हुई, दो सोर्स इनकम हुई आपकी, ठीक है ना। तो इनकम ए है ना, ए आपके लिए टैक्सेबल 1 लाख रुपए, और बी में इनकम हुई आपके 10,000 रुपये। इस ए को रिसीव करने के लिए हमने खर्च कर दिए 25,000, ये एक्सपेंस है आपके लिए, ठीक है। और इसके लिए हमने 5,000 खर्च कर दिए, ठीक है। तो देखो ये तो है टैक्सेबल इनकम आपकी, ये तो क्या आपके लिए टैक्सेबल इनकम है, और ये नॉन टैक्सेबल इनकम। नॉन टैक्सेबल इनकम कब होगा, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर के लिए हो गई है, ये क्या हो गई, आप एग्रीकल्चर भी करिए, आपने एग्रीकल्चर बिजनेस भी कर रहे थे आप यहाँ पर, और ये एक नॉर्मल बिजनेस भी कर रहे थे आप। तो बी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम ये नॉन टैक्सेबल है। जब भाई ये इनकम ही नॉन टैक्सेबल है, तो इसके लिए यदि आप कोई खर्च का पेमेंट करते हो तो डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि उसको जब आपने इसे इनकम के रूप में शो ही नहीं किया, ये इनकम के रूप में शो भी कर रहे हो, तो तुरंत आपने 10,000 माइनस कर दिया, क्योंकि वो एग्जाम इनकम है। तो आप 5,000 भी खर्चे के रूप में थोड़ा ना वहाँ दिखा सकते हो, जब आपकी इनकम ही नहीं दिखाए तो उसका खर्चा भी आप नहीं दे सकते। मतलब जो इनकम के लिए आपको प्राप्त करने की, जो इनकम आपको प्राप्त करने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसी के लिए जो आप खर्च कर रहे हो वो टैक्सेबल है। तो उसके लिए जो भी खर्च आप कर रहे हो वो आपको अलाउ होगा, लेकिन ये आपको अलाउ नहीं होगा। क्यों अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपको इनकम भी तो अलाउ नहीं थी, आपने इनकम में टैक्स नहीं देना, तो खर्चा भी नहीं अलाउ नहीं होगा। तो ये पहले सेंटेंस में बात बोली गई है। अनुसंधान हेतु दानों के अतिरिक्त अन्य कोई दान कटौती नहीं मिले। हमने रिसर्च सारे पढ़ लिए, सोशल रिसर्च ही रहेगा वो वहाँ पर। एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है तो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की वर्ड रहेगा वहाँ पर। हमने वर्ड लिया था काम में यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट के लिए। रूरल डेवलपमेंट डायरेक्ट कर लो आप, एनआरएफ को दे दो आप। अर्बन डेवलपमेंट की बात की गई थी, हमने रूरल डेवलपमेंट की हमने ट्रेनिंग करवाई थी, तो वहाँ 100% आपको अलाउ था। और फिर हमें साइंटिफिक रिसर्च की बात करी गई थी, किस किस इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, कंपनी को दे रहे हो तो 100% अलाउ है, यदि किसी इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी को दे रहे हो तो 1.5% अलाउ है वो चीज़। तो वो चीज़ हमने देखी थी हमने वहाँ पर। तो वो जो वर्ड है ना, वैसे के वैसे वर्ड होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी डोनेशन के साथ में कोई मिला जुला वर्ड आपको काम में ले लेता है। जैसे आपके लिए वो वर्ड ही काम ले, मैथमेटिकल रिसर्च के लिए वर्ड काम ले रहा है वो आपके लिए, ठीक है ना। या फिर आप लोग अनअप्रूव्ड रिसर्च के लिए काम में ले रहा है वो, अनअप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च वर्ड में ले रहा है, तो फिर आपको वो 100% डिसअलाउ हो जाएगा। आगे बात की गई राजनीतिक जो पार्टियाँ होती है उनकी बात की जा रही है कि कोई राजनीतिक पार्टी थी आपकी, उस राजनीतिक पार्टी की पत्रिका सोविनार के विज्ञापन के अंदर आपने कर दिया। तो आपने क्या किया, एक पॉलिटिक्स पार्टी से आपका, किसी पॉलिटिक्स पार्टी से आपका संबंध था, और उस संबंध को निभाने के लिए आपने जब वो वहाँ का एमएलए वगैरह आता है तो आपने उसके लिए खर्च कर दिया। या फिर उसकी कोई मैगजीन निकलती है, उस मैगजीन में के लिए आपने पैसे खर्च कर दिए, तो इस तरह का खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। निजी वे की बात की जाती है, जो पर्सनल एक्सपेंस हमें घर के खर्चे हैं, घरेलू खर्चे हैं, वो आपको यहाँ अलाउ नहीं होंगे।
उद्गम स्थान पर कर कटौती न करने पर अस्वीकृत हुए, जो जैसे माने आप बाहर जरूरी था कि आपको टीडीएस काटना जरूरी था तो आपने देख लिया और टीडीएस नहीं काटोगे और टीडीएस काटना जरूरी था नहीं काटा तो फिर 100% डिसअलाउ था या 30% डिसअलाउ था। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स से जो आप इनकम टैक्स पढ़ ही रहे हो आप, है ना, इनकम टैक्स से आप उसको एक्सपेंस ग्रुप में शो नहीं कर सकते, है ना। या आप कहीं मान लो इनकम टैक्स हम खुद देंगे भविष्य में या दे रहे हैं देने जा रहे हैं, वो खुद ही हमारा एक्सपेंस है तो वो भी अलाउ नहीं होगा, आपको एक्सपेंस ग्रुप में नहीं दे सकते। कर्मचारी को प्रदान की गई कर योग्य अनुलाभ को नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आय कर फ्रिंजी बेनिफिट टैक्स है। तो ये क्या है कि आपने प्रोक्यूटिस दी आपके एम्प्लॉय को, जैसे कि आपने सिनेमा मूवी के टिकट देते हो हर आपके एम्प्लॉयज़ को, या फिर आपको उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए आप उन्हें टूर पैकेज देते हो, उस टूर पैकेज के ऊपर आपको जीएसटी वगैरह लग रहा है तो आपको जो टूर पैकेज है वो तो अलाउ हो जाएगा एक्सपेंस के रूम में, लेकिन आपको जो जीएसटी को लग रहा है वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लग रहे हैं वो आपको अलाउ नहीं होंगे। नहीं 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 नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है, जीएसटी तो आपको लागू हो जाएगा, सॉरी सॉरी, जीएसटी तो आपको लागू हो जाएगा। नियोक्ता द्वारा चुकाए गए आय कर फ्रेंच बेनिफिट टैक्स उसे बोलते हैं कि ये जो अनुलाभ है, ये जो अनुलाभ है ये क्या कर रहा है कि सामने वाली जो व्यक्ति कर्मचारी उसके लिए ना इनकम का पार्ट बन रहा है, तो इस इनकम का पार्ट बनने के कारण उसके ऊपर एक टैक्स लायबिलिटी अलग से आ जाती है, तो उस टैक्स लायबिलिटी को आप चुकाना चाह रहे हो, आप खुद उस टैक्स लायबिलिटी को आप चुकाना चाह रहे हो क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, तो इस तरह यदि आपको टैक्स आप चुका रहे हो तो वो आपको डिसअलाउ होगा, इसका मतलब ये है। साझेदारी संस्था को निर्धारित दर एवं पारिश्रमिक में अधिक अस्वीकृत हुए, तो वो कोई पार्टनरशिप है तो दिखेगा हमने उसमें फिक्स रेट दी हुई है तो उस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट करना पड़ेगा, यदि उससे ज़्यादा किया है तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। व्यक्तिगत समुदाय के लिए कोई ब्याज पारिश्रमिक अस्वीकृत है तो आप ये जो पार्टनरशिप के फर्म के लिए जो रूल है वो एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पर ये अस्वीकृत है। रिश्तेदार है कोई भी आपके रिश्तेदार उनको सामान्य से आपने अधिक पेमेंट कर दिया वो मैंने लिखा भी था, वो भी आपको डिसअलाउ है। या मतलब 20,000 से अधिक का भुगतान खाते में जमा न चेक या ड्राफ्ट से न करें पूरा अस्वीकृत है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें चेंज कर लीजिए, 20,000 तो नहीं है, 10,000 की लिमिट है। 20,000 की लिमिट तब हो सकती है जब आपने कोई लोन की बात की जा रही हो, ठीक है, तब लोन की बात की जा रही हो तब ये 20,000 की लिमिट हो सकती है कि लोन आपने लिया था उसका पेमेंट रीपेमेंट कर रहे थे, तब आपको यदि इससे कोई बात की जा रही हो तब ये 20,000 की लिमिट हो सकती है। और ऐसे ही हमने बता दिया ट्रांसपोर्ट वाला जो आप खर्चा करोगे तो वहाँ 35 की लिमिट हो सकती है। तो नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का यदि आप पेमेंट करे हो, इस तरह का यदि आप पेमेंट करे हो जो 10,000 से अधिक की लिमिट होगी, या 10,000 कर लेना, आप तो नॉर्मल सीधी बातें करें कि 10,000 की लिमिट है, 20,000 से काट लेना, 10,000 की लिमिट हो गई है भैया। कुछ विशेष प्रकार की व्यवहारिक कटौती तभी मिलेगी जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की देय तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया हो। तो ये हमने पढ़ लिया था कि हमने आईटीआर जो फाइल करने डेट है उससे पहले हम पेमेंट कर दे तो आपको अलाउ होगा। उदारता वंश दी गई हो, किसी बार लिबर्टी आ गई, आपको दया आ गई है, फिर आपने उसका पेमेंट कर दिया, उसको ज़्यादा पेमेंट कर दिया जो कि पेमेंट रीजनेबल नहीं था, तो वो डिसअलाउ होगा, आपका पर्सनल डोनेशन है वो आप यहाँ नहीं कर सकते। आपको कुछ पूंजीगत हानियाँ हैं, पूंजीगत व्यय है वो आपको अलाउ नहीं होंगे, दोनों ही आपको अलाउ नहीं होंगे क्योंकि पूंजीगत हानियाँ पूंजीगत व्यय है तो वो तो आपके एसेट्स बन जाते हैं, तो इसका अलाउ नहीं होगा। पूंजीगत जो कैपिटल लॉसेस है वो भी आपको डिसअलाउ कर रखे हैं। व्यापार के इस्तेमाल पूर्व किए गए आयगत व्यय, तो व्यापार के इस्तेमाल से पूर्व में किए गए जो आयगत व्यय हैं वो आपको डिसअलाउ होंगे क्योंकि वो सारे सारे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बन जाते हैं और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बनने के कारण फिर बाद में 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर वो आपको अलाउ होते हैं, तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे, रेवेन्यू नेचर में अलाउ नहीं होंगे वो। विभिन्न प्रकार के कोई आयोजन किए हो, आपने कोई सेमिनार वगैरह करते हो जिससे कि आपको मतलब एडवर्टाइजमेंट तो जैसे अलाउ है, कोई पर्टिकुलर सेमिनार आप कर रहे हो तो जिससे कि आपको वास्तव में लग रहा है कि जैसे कि आपने सलमान खान को बुलाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपने कपड़ों का और आपके कपड़ों की सेल वास्तव में ज़्यादा हो रही है, वो तो नज़र आ ही रहा है कि एक ब्रांड को आप बुला रहे हो तो आपको एक एक्टर को फेमस एक्टर को आप बुला रहे हो तो आपको इंक्रीज होने वाली सेल्स, लेकिन इसके अपेक्षा आप किसी राजनीतिक पार्टी को बुला रहे हो ताकि उसको वोट बैंक अच्छा प्लस हो जाए तो फिर वो नहीं अलाउ होगा आपको। अर्थदंड वो कानूनी वे है, तो आपने कोई पेनल्टी वगैरह ऐसी दी है जो वो आपको डिसअलाउ होती हो तो अलाउ, कुछ कुछ केस में अलाउ है कुछ केस में नहीं अलाउ है, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे बेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था तो आपने एग्रीमेंट तो तोड़ दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उस समय में कोई कानूनी हुए थे तो अलाउ थे, लेकिन ये अलाउ नहीं है, कोई अर्थदंड कोई कानूनी वगैरह। जैसा कि आपने बोला कि आपको माल पहुंचाना था और आपने ना ओवरलोड करके माल ले आए और इस कारण ओवरलोड करके लेकर आए तो वहाँ पर ना आपको पेनल्टी लगे, तो इस तरह खर्चा आपका अलाउ नहीं होंगे। अवैध वे हैं, कोई भी आप अवैध वे मतलब चोरी करने का पर्पज़ था आपका, उसके लिए आपने कार का पेट्रोल डीजल फूक गया आपका,
या आपकी खुद की कार में लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया आपका, तो इस तरह के जो इनवैलिड वे हैं वो आपको डिसअलाउ होंगे, वो आपके अलाउ नहीं होंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फिर भी हमने वर्बली सर निगाहों से हमने देख लिया है इसको। ये जो चीज़ थी इंपॉर्टेंट थी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स को इन्वेस्टमेंट कितना दिया जाए। इसके अलावा ये 10,000 वाला प्रोविजंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये हमने आज क्लास में स्टडी की। आज क्लास में इतना ही लूँगा, इसके बाद में शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन ले लूँ, ताकि जो प्रोविजंस हमारे छूटे हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन का जो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। तो दो एक एग्जाम्पल हम उससे टेक्निकली ले लेंगे, जिससे कि हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आज क्लास का इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू, बाय बाय।